इसमें एडजस्टमेंट दिया था क्या क्वेश्चन में? एकदम नादान बन जाएंगे। सैलरी वाला एडजस्टमेंट का क्या किया? अरे आया था क्या? मेरे पेपर में तो था ही नहीं। ठीक है, इसके दो फायदे हैं। एट द टाइम आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं। दूसरा, आप गिचपिच नहीं बनाओगे, ठीक है ना। और तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, अगर पहली बार में बैलेंस शीट रिकंसाइल ना हो, छोड़ देना, सर मत पटकना, ठीक है। साफ सुथरा लिखा हुआ होगा, छोड़ देना क्वेश्चन, अगले पे बढ़ जाना, फिर अगला करना, फिर अगला करना, फिर अगला करना, आखिर में जब समय बचे फिर इसमें सर पटकना। अगर पहली बार में ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट ना बने, दोनों फिगर्स रिकंसाइल ना हो, छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट समय खा जाएगी, ठीक है ना, और खुद डिप्रेशन में आ जाओगे। तो इतना अगर साफ कर दिया होगा तो एग्जामिनर के लिए फिर भ्रम पैदा हो जाएगा, लड़के को आता तो है, किसी वजह से इसने छोड़ दिया, टाइम खत्म हो गया होगा, तभी तो टोटल नहीं कर पाया। बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, ठीक है ना। तो हम टीचर को डीआरएस लेने दो, समझ गए? समझ गए? क्योंकि ये टेस्ट आपकी नॉलेज का और प्रेजेंटेशन का दोनों का है। तो एक चेस वाला गेम चलेगा तुम्हारा और एग्जामिनर के बीच में। फर्क इतना होगा कि तुम आज चाल चल दोगे और वो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद तुम्हारी चाल को स्टडी करेगा, फिर पता चलेगा तुम लोग कितने चालबाज हो। पॉइंट क्लियर है? इसको कहते हैं टीचर के हिसाब से हमें आंसर शीट प्रिपेयर करना। कोई आया था फिर चला गया, आओ हमारे पास आओ, ठीक है। तो यहां तक सब साथ है? अब कोई एक पर्टिकुलर तरीके का अगर एडजस्टमेंट हो जो आप लोग को नहीं आता हो तो पूछो। है कोई ऐसा? मैनेजर्स कमीशन, अच्छा ठीक। बिना पूरे क्वेश्चन के होगा नहीं ना। एक क्वेश्चन करा दे पूरा पूरा, तो मैनेजर कमीशन का कोई क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। मैनेजर कमीशन, मिल गया। पूरा क्वेश्चन लिखें। मैं ऐसे ही बता देते हैं। अब मैनेजर कमीशन के लिए देखिए स्टेटमेंट क्या होगा, बोलेगा प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द रेट, लेट से 5% इसमें दिया हुआ है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पे
सारा खेल बिफोर और आफ्टर का है। एक मिनट इसको बंद कर दो, पॉज कर दो वीडियो। तो प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन में मेन चीज, अब सिंपल कहता है प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन @5%। तो हम क्या करते हैं, ऑन प्रॉफिट की बात है, ठीक है। अब यहां पे आफ्टर और बिफोर, ठीक है ना, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमको जो भी प्रॉफिट है इसके ऊपर कमीशन देना है, कितना, 5%। ठीक है। अब यहां पे 5/% तो आप जानते हैं 100 होता है ना। तो सिंपल सी चीज, आपको इस स्टेटमेंट में ध्यान गौर किस पे करना है, इस वर्ड पे। अगर आफ्टर लिखा है, ठीक है, अगर आफ्टर लिखा है तो ये बटे 105 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से देना है। तो भैया अगर प्रॉफिट निकाल चुके हो और निकालने के बाद दोगे तो प्रॉफिट रहेगा नहीं समझे? इसने कहा प्रॉफिट का 5%, ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट में बाद में आए मगर कमीशन पहले चार्ज हो जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बिना प्रॉफिट निकाले कमीशन दे नहीं सकते? दे सकते हैं क्या? प्रॉफिट कब निकलेगा? जब आप डेबिट और क्रेडिट साइड प्लस माइनस कर लोगे, नेट प्रॉफिट आएगा, उसी के बाद तो कमीशन दोगे, है ना भाई। प्रॉफिट कैसे आएगा? यहां पे आप जीपी लेके आए 100 रुपए, ठीक है, यहां पे आपने सारे एक्सपेंसेस लेट से 30 रुपए माइनस कर दिए, और कोई मान लीजिए डेप्रिसिएशन 10 रुपए माइनस कर दिया, अदर आपने 5 रुपए माइनस कर दिया, तो अब आपके पास जो बचा यही तो नेट प्रॉफिट होगा, है ना। यही तो नेट प्रॉफिट है आपका। कितना? 45, 55। अब सवाल कहता है प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है भाई। इसका क्या मतलब? नेट प्रॉफिट के बाद कमीशन आएगा कि नेट प्रॉफिट से पहले कमीशन आएगा? खेल है यहीं पे। अगर आफ्टर चार्जिंग कहता है तो क्या करें? 55 गुणे जो भी रेट ऑफ कमीशन है, ठीक है ना। और अगर यहां पे कह देता है बिफोर, तो ठीक है, खेल समझे? अच्छा, इसको लिखोगे कैसे? ये भी तो सवाल है। लिखोगे कैसे? दूसरा एडजस्टमेंट बताने से पहले आधा ही बताया है। इसको लिखने का तरीका, अब जैसे यहां पे है तो हमारा प्रॉफिट 55 रुपए दिया हुआ है, 5% करना है, तो आफ्टर चार्जिंग कह रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और ये हमारी बैलेंस कर दी जाएगी, ठीक। अब जैसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन में करते थे ना प्रॉफिट ट्रांसफर, इसको यहां पे ले आएंगे 55 रुपए, ठीक है, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन, तो इसकी एक वैल्यू आएगी,
कितनी आएगी जरा सॉल्व करके बताओ। 55 गुणे 5 बटे 105 2.62 ठीक है, -55 तो मेरे ये हो गया हमारा 2.62 और फिर मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो जाएगा 52.38 ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। समझ गए? अगर मैनेजर्स कमीशन आती है तो ऐसे, पहले सिंपल नेट प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि बिना प्रॉफिट निकाले आप कर नहीं सकते, तो लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, कई जगह क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस है, कई क्वेश्चंस में या कई बुक्स आप देखेंगे तो उसमें वो इस स्टेप को नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ये कर लेते हैं। तरीका वो भी वही है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़ के 55 ही आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 55 ही। बस आपने क्या किया है, आपने एक लॉजिकल स्टेप बढ़ा लिया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। आपका नेट प्रॉफिट आया 1500, वो 55 रुपये, 55 रुपये का आपने मैनेजर्स कमीशन निकाल लिया और उसके आगे आपने सॉल्व करके ऐसे निकाल दिया। तो नेट प्रॉफिट जो आप अब आगे फंक्शनिंग करोगे वो इस पे करोगे। क्लियर है? चलो, तो यहां पे हमारा फाइनल अकाउंट मान लें सॉर्टेड। कुछ टॉपिक अगर तुम्हारे तरफ से बच रहा हो तो बता दो। कोई रह रहा है, कोई एडजस्टमेंट्स, किसी में कहीं कोई डाउट फंस रहा हो, कोई दिमाग में आ रहा हो कि सर ये नहीं आता है। देखो, रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फोन मत करना, उसके अलावा फोन मैसेज करोगे मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि 11 बजे मुझे भीषण नींद आ रही होती है। अब तुम लोग कहोगे गुरुजी एक प्रॉब्लम है, हम लोग तो उसी समय जगते हैं, पर्चा लेने जाते हो क्या? पर्चे की व्यवस्था कर रहे। चलो, हाँ जी, कहाँ? क्यों भैया, कमीशन क्या है? पेड है भाई। अच्छा हाँ, उधर जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है, एडजस्टमेंट में है। यही होता है ना आधा अधूरा क्वेश्चन कराने का नतीजा। चलो, हम मेरा दिमाग अभी आगे के टॉपिक पे चला गया था। एनालिसिस। अब एनालिसिस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं? कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशियो और कैश फ्लो। ठीक, कॉमन साइजिंग क्या है? कॉमन साइजिंग से पहले कंपैरेटिव देख लेते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव निहायत ही सरल है। क्यों? क्योंकि भाई हमें बैलेंस शीट बनानी आती है, ठीक, इधर लायबिलिटी, इधर एसेट। अभी तक हम क्या करते थे? हम सिर्फ करेंट ईयर की वैल्यूज रखते थे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ करेंट ईयर जो इस साल चल रहा है उसका। कंपैरेटिव में क्या होता है? प्रीवियस ईयर का भी रखा जाता है, ठीक है। तो कैसे रखेंगे? पहले करेंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर। दो बैलेंस शीटें आपको दे दी जाएंगी, करंट और प्रीवियस, या एक तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग। भाई जो प्रीवियस है वो इस साल की ओपनिंग है और करंट जो है वो इस साल की क्लोजिंग है, ऐसे भी समझ लीजिए। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीटें दी होती हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले
प्रीवियस हो और बाद में करंट हो। करंट से मतलब है कि जिस साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, या करंट को आप समझ सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के तौर पे भी, ठीक है। और ये प्रीवियस वाली ओपनिंग बैलेंस शीट भी समझ सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में इतना ही होता है कि आप 2 साल के डेटा को अगल बगल सजा के तब कंपेयर करते हैं कि पिछले साल, अब जैसे यहाँ पे आपने, मैं बैलेंस शीट कह रहा हूँ, आप ट्रेडिंग अकाउंट रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया परचेज, ठीक। क्लोजिंग में आपने देखा कि 5 लाख रुपए था, ओपनिंग में आपको दिख रहा था कि ये 3 ही लाख रुपए था, ठीक। तो आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सेल्स बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है एनालिसिस करने का, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसमें आप चेंज निकाल सकते हैं, चेंज निकालते हैं। इसमें कितना है, 2 लाख रुपए है। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव है, मतलब घट गया। अब वो डिपेंड करेगा कि आप करेंट ईयर पहले रख रहे हो कि बेस ईयर पहले रख रहे हो। बेस ईयर मतलब क्लोजिंग, ओपनिंग, और करंट मतलब क्लोजिंग। तो कौन सी किधर रख रहे हो, इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपने ओपनिंग वाली या प्रीवियस ईयर की पहले रखी है और क्लोजिंग वाली बाद में रखी है, तो क्या होगा, ये वैल्यू पलट जाएंगी, ये 3 लाख और ये 5 लाख हो जाएगी। तब नेगेटिव का मतलब बढ़ा और पॉजिटिव का मतलब घटा होगा, है ना। और अगर करंट पहले है और क्लोजिंग बाद में है, प्रीवियस बाद में है, तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ा और नेगेटिव का मतलब घटा, मतलब प्रॉफिट और लॉस सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। ये है पहला आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगल बगल सजा देते हैं, ठीक। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें ड्रॉबैक ये है कि नंबर्स को नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना या उसमें ग्रोथ को असर्टेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना भाई। एक तरफ दिया हुआ है 3,75,345 और दूसरी तरफ दिया है 3,47,490। एक्चुअल बैलेंस शीट में तो फिगर्स ऐसे होते हैं ना, ये तो क्वेश्चन में हम लोग को राउंड में वैल्यूज मिलती हैं। अब कंपेयर करो कितना ग्रोथ है ना, नियर टू। अच्छा, ये इतना ना होता, 70 होता, और मुश्किल है ना। या ये फिगर तो लाख में, करोड़ों में कोई फिगर होता तो तब कंपैरिजन कैसे करते, नहीं कर सकते बड़े फिगर्स में। तो उसके लिए क्या किया गया, कॉमन साइजिंग कर लिया गया। कंपैरेटिव के बाद सेकंड स्टेप आया कॉमन साइजिंग। कैसे कॉमन साइज करें, हमने कहा सर आप असेट साइड का पूरा टोटल कर लो, ये भी 100 है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने पूरा टोटल कर लिया, असेट साइड का पूरा टोटल हमें मिलता है, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये 100 है, तो अगर ये 100 है तो इसका बटे ये परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं, ठीक। अब मान लीजिए यहां 10 लाख रुपए था, ठीक, टोटल आ रहा था 10 लाख, ठीक है। तो लेट द टोटल बी 100, तो ये कितना होगा, 3,75,345 रुपए बटे 10 लाख। परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.53%, ठीक। सेम इधर भी मान लेते हैं कि ये 10 लाख था, तो ये कितना हो जाएगा, 37.04%। अब कंपैरिजन आसान है कि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि एक तरफ वैल्यू लिखी हुई है 37.53 और दूसरी तरफ लिखी हुई है 37.04। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि मेरा प्रॉफिट जो है 0.49% बढ़ा है ना। तो कॉमन साइजिंग क्या करती है, जो आपकी एनुअल है उसकी टोटल वैल्यूज को 100 मान लेती है और फिर सारी वैल्यूज को डिवाइड करके ऐसे काम। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का नेक्स्ट स्टेप, जो वैल्यूज बढ़ी हुई होती है उनको छोटा करके 100 के स्केल पे लाना, ठीक है ना। जैसा हम लोगों ने इंडेक्स नंबर में देखा था, ध्यान है ना, इंडेक्सेशन यही काम करता है। यहां पे भी हम इंडेक्सेशन ही कर रहे हैं, उसको 100 के इंडेक्स में फिक्स कर दे रहे हैं। भाई दिस इज सम टोटल, बैलेंस शीट का टोटल या P&L का टोटल या ट्रेडिंग का टोटल, जो भी लोगे, है ना,
वो क्या होगा। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करेंगे, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो टोटल होता है ना, उस टोटल को 100 मान लो, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट टोटल का कितना परसेंट है। टोटल क्या है, टोटल आपका टर्नओवर ही तो है ना, कि इतने वैल्यू का ट्रांजैक्शन साल भर में हुआ, उसमें से प्रॉफिट का ये परसेंटेज है, परचेज का ये परसेंटेज है, सेल्स का ये परसेंटेज है, फ्रेट का ये परसेंटेज है, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास बचते हैं दो बड़े टॉपिक, कैश फ्लो और रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर ब्रेक के बाद लेते हैं। चलो।